हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के PYQs करने वाले हैं। सो टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. The very first question is, a concave lens always forms an image which is real and erect, virtual and erect, real and inverted और virtual and inverted. तो जो concave lens होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है? तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज बनाता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजिशन रिलेटिव टू द लेंस, ठीक है. सेकेंड इज वाइटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी. द वाइटामिन इज, ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसको कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी के लिए, मतलब काम करने के लिए जिसको कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज़ वाइटामिन B12. तो वाइटामिन B12 को हम कोबालमिन भी बोलते हैं. तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोबाल्ट है इसमें की कंपोनेंट होता है, ठीक है, B12 मॉलिक्यूल का. एंड ये जो कोबाल्ट है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसमें यूज़ होता है, जैसे कि RBC फॉर्मेशन हो गया, DNA सिंथेसिस हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस. टीयर गैस, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं चारों, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है टीयर गैस का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला, जो कि है क्लोरोपिस्ट्रीन. तो क्लोरोपिस्ट्रीन जो है इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये कलरलेस भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ठीक है. एंड ये ऑयली लिक्विड होता है जिसकी जो ओडोर होती है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, ठीक है. एंड इसको हम इरिटेंट भी बोलते हैं एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग द टीयरिंग, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट है टीयर गैस का. नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ. ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल्स में वो किससे बनी होती है? तो करेक्ट आंसर इज फॉस्फोलिपिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर. तो विनेगर का केमिकल नेम क्या है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिक एसिड. तो विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हैवी वाटर. हैवी वाटर की इनमें से क्या प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. First is boiling point of heavy water is lower than that of ordinary water. Density of heavy water is higher than that of ordinary water. Freezing point of heavy water is higher than that of ordinary water, or it produces corrosion. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ए, जो कि है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़ लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर. तो ये प्रॉपर्टी हैवी वाटर की नहीं है. अगर हम हैवी वाटर की बात करें तो हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी वाटर वो ज़्यादा होता है. यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि लोअर होता है ऑर्डिनरी वाटर से, ये गलत है. जो बॉइलिंग पॉइंट है हैवी वाटर का वो ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा होता है. कितना होता है? 101.4 डिग्री होता है. ये जो हमारा हैवी वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑर्डिनरी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो जो हमारा हैवी वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हैवी वाटर होता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं बिटवीन द ड्यूटेरियम एटम्स, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी लगती है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो इसीलिए स्लाइटली ये ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एनर्जी रिलीज्ड. तो इनमें से कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है? तो फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है. फ्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ठीक है. जैसे ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूटेगा, ठीक है. तो इसमें हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी. नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एडवेक्शन. तो जो हॉरिजॉन्टली जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी एडवेक्शन. तो एडवेक्शन क्या होता है? जब हीट हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र हो रही है एटमॉस्फेयर में उसको एडवेक्शन बोला जाएगा. नेक्स्ट इज नॉइस इज मेजर्ड इन. तो नॉइस किस में मेजर की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ डेसिबल. तो जो नॉइस है वो डेसिबल में
मेजर की जाती है। नेक्स्ट इज़ द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज़, जो आपको पता है कि जो बैट्स जो हैं वो रात को मतलब अंधेरे में भी वो उड़ सकती हैं, ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इसका? द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज़, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन की तरह ही आ गया, तो प्लीज़ इग्नोर द फर्स्ट वन। तो इसमें हम कंसीडर करके चलते हैं कि 3 ही ऑप्शन है। First one is they have weak legs and are likely to be attacked by predators. They generate flashes of light or they generate ultrasonic sound waves. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला, जो कि है दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं। सो बेसिकली ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये हम लोग नहीं सुन सकते, हमारी इतनी हियरिंग रेंज नहीं होती, हमारी हियरिंग रेंज के बाहर होती हैं, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं ये एयर के थ्रू ट्रैवल करेंगी, ठीक है। एंड कोई भी अगर रास्ते में ऑब्स्टेकल आ रहा है, कुछ भी चीज़, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वहाँ से क्या करेंगी, उससे स्ट्राइक करेंगी एंड बाउंस ऑफ होंगी, ठीक है, बाउंस बैक होंगी। एंड जैसे ही स्ट्राइक होके बाउंस ऑफ होंगी तो एक एको प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड यही जो एको होती है, ये जो साउंड वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रही हैं एंड जो ये साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं एज अ एको, इसी एको को जो बैट का जो ईयर एंड ब्रेन है इसको प्रोसेस करता है एंड पूरा का पूरा उनके ब्रेन में पूरा मैप बन जाता है कि कहाँ कैसी क्या लोकेशन है, कहाँ क्या ऑब्स्टेकल है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे कैन फ्लाई इन द डार्क। नेक्स्ट इज़ द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इनमें से कौन सा आइसोटोप है जो यूज़ किया जाता है एटॉमिक एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, दैट इज़ U235। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। तो अगर आपको गलती से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ना मिलकर आपको कोई और ब्लड टाइप मिल जाए तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। ऑल द आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट, arteries dilate, RBCs agglutinate और the spleen and lymphocytes deteriorate। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डैट इज़ द RBCs agglutinate। तो जो हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो ब्लड ग्रुपिंग हमारी 2 तरह की होती है, एक RH होती है एंड एक AB और होती है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमें प्लस माइनस भी हमें देखना पड़ता है एंड हमें ABO भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपको बी मिल गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसको पहचानती नहीं है, ठीक है, उन आरबीसी सेल को पहचानती नहीं है। तो आपकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी एंड उनको मारना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आरबीसीज़ क्या होंगे, एग्लूटिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्लूटिनेट का मतलब होता है क्लम्पिंग होना, ठीक है, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड मरना स्टार्ट हो जाएंगे। रिंगवॉर्म इज़ अ डैश डिसीज़, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल और फंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डैट इज़ फंगल। तो रिंगवॉर्म जो है ये फंगल डिजीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, अगेन द इजी क्वेश्चन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ बी, बेस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के बेस में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। क्वेश्चन इज सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, स्टार्च, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। तो आपको पता है कि जो स्टार्च की डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर हमारा एक इंजाइम पाया जाता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं या फिर उसको टायरिन बोला जाता है, जो कि स्टार्च की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो स्टार्च की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। Next is the addition of gypsum to Portland cement helps in increasing the strength of the cement, rapid setting of the cement, preventing the rapid setting of cement, or the reduction in the cost of cement। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डैट इज़ प्रिवेंटिंग द रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम जिप्सम ऐड करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि एकदम से सीमेंट सेट ना हो जाए, उसकी रैपिड सेटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीपैरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ एंटीसेप्टिक। तो आयोडोफॉर्म को हम एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, दैट इज पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियन का क्या मतलब होता है? दोज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियंस होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस बनाते हैं किसी भी एटम का, ठीक है। पॉजिट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी मैटर काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन का। इसका क्या मतलब है कि ये सेम होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है, इसका मास एंड इसका जो
स्पिन होता है वो सेम इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बस डिफरेंस क्या है, एंटी मैटर है। एंटी मैटर है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बस यही डिफरेंस होता है। तो न्यूक्लियॉन क्या हो गए, वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो पॉजिट्रॉन जो है ये न्यूक्लियॉन का पार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज़ सेम एज द इलेक्ट्रॉन। Next question is, white lung disease is prevalent among the workers of paper industry, cement industry, cotton industry or the pesticide industry. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ कॉटन इंडस्ट्री। तो जो वाइट लंग डिजीज़ होता है ये किस वजह से होता है, जब हम टाइनी फाइबर्स या फिर कॉटन की जो डस्ट है उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए उसको इनहेल करते रहें, उस इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे बहुत सारा कॉटन डस्ट है, टाइनी फाइबर्स है कॉटन के, तो उस वजह से वाइट लंग डिजीज़ होता है। नेक्स्ट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय पिस्सिकल्चर टैंक, एग्रीकल्चरल टैंक, जू और द एक्वेरियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में ही आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डैट इज एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर वॉज द वन हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर द स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉटन। तो बीटी सीड जो है वो कॉटन के रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विच प्लांट इज कॉल्ड द हर्बल इंडियन डॉक्टर, आंवला, मैंगो, नीम और तुलसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंवला, डैट इज़ इंडियन गूसबेरी। तो इसको हर्बल इंडियन डॉक्टर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये विटामिन सी में रिच है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है, एंड इट ऑल्सो बूस्ट द इम्यून सिस्टम। Next is the pH of human blood is 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, डैट इज 7.4। तो जो हमारा pH होता है ब्लड का वो स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो सबसे जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल और पिट्यूटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट का आप टस्क देखते हो वो कौन सा पार्ट है उनका जो मॉडिफाई हो गया होता है टस्क में, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर, सेकेंड इंसीजर और दी मोलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डैट इज सेकेंड इंसीजर। जो उनके इंसीजर होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, किसमें, टस्क में वो मॉडिफाई हो गए होते हैं। नेक्स्ट इज मिराज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिराज किसका एग्जाम्पल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डैट इज रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट इज लेंस इज मेड अप ऑफ। लेंस किससे बना होता है, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास और कोबाल्ट ग्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लिंट ग्लास। क्यों, क्योंकि जो फ्लिंट ग्लास होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसी वजह से ये इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर मेकिंग लेंसेज, which is used for vulcanizing rubber, sulfur, bromine, silicon और दी phosphorus। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सल्फ़र, ठीक है। रबर की वल्कनाइजिंग के लिए कौन हेल्प करता है, सल्फ़र हेल्प करता है। तो वल्कनाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो रॉ रबर होता है ना उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वल्कनाइजेशन की जाती है, ठीक है। जो सल्फ़र जो है ये क्या करता है, ये क्रॉस लिंक्स बना देता है पॉलीमर चेन्स के बीच में, जिसकी वजह से जो रबर है वो स्टिफ हो जाता है। रबर की वल्कनाइजिंग में कौन हेल्प करता है, सल्फ़र हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस यूज़ की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडॉन, डैट इज़ डी। तो रेडॉन जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है एंड इसकी जो रेडिएशंस होती हैं उसको रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि रेडिएशन की हेल्प से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रेडॉन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन अकर्स नॉर्मली इन द सर्विक्स, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब और द यूट्रस। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है।
नेक्स्ट इज विटामिन ए इज़ रिच इन कैरेट, लाइम, बीन्स और राइस। तो विटामिन ए जो है वो कैरेट में रिच होता है, कैरेट में विटामिन ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू, तो जो फ्रूट्स का जो मीठा टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, किस शुगर की वजह से होता है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और राइबोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रक्टोज। तो है इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो फ्रूट्स जो मीठे होते हैं वो फ्रक्टोज की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज गेमेटोसाइट, रिंग स्टेज, स्पोरोजॉइट और मीरोजॉइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डैट इज स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है जिसमें कि ह्यूमंस जो हैं मॉस्किटो बाइट से वो इंजेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये लिवर सेल्स को इन्वेड कर लेंगे एंड देन उनमें क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये मीरोजॉइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये इन्वेड करते हैं आरबीसीज को। तो आरबीसीज को ये इन्वेड कर लेंगे जिसमें क्या बनाएंगे, गेमेटोसाइट्स बनाएंगे, ट्रोफोजॉइट्स बनाएंगे जिससे कि मलेरिया होता है। And next question is the materials which are strongly attracted by magnet are called। तो मैग्नेट से जो materials बहुत मतलब कि बहुत strong attraction होती है जिनकी, उनको क्या बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, यूनिवर्सल सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस और द डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।